हाय, नमस्कार। सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन, और आज हम अपने टॉपिक आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आर्टिकल नाउ। आर्टिकल की अगर हम बात करें चलिए, टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल। और आर्टिकल हमने बचपन से देखा है बेटा, राइट। जब हम बात करते हैं तो बचपन से हमने देखा है कि किताबों में लिखा होता है कि आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, राइट। ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है बेटा डेफिनेट आर्टिकल। बहुत बार तो यही बच्चों को क्लियर नहीं होता कि इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय इनडेफिनेट? किताबों में तो ये लिखा गया है कि इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। पर इसका लेना देना बहुत कुछ। मैंने कहा कि बेटा जो भाषा है वो हमेशा चलती है आई और यू से, यानी कि एक है बोलने वाला और एक है सुनने वाला। अगर किसी चीज का दोनों को पता हो, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले को, यानी कि आई और यू दोनों को पता हो, कोई भी ऐसी चीज है जिसका आई और यू दोनों को पता है, यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, तो उसके लिए हम द लगा देते हैं। और अगर दोनों में से किसी एक को पता हो, इसका मतलब आई और यू की अगर हम बात करें तो सिर्फ बोलने वाले को पता हो और यू को उस बात का ना पता हो, तो हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट का मतलब निश्चित, सुनने वाले को पहले ही पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कह देते हैं। सुनने वाले को अगर पहले ही पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, राइट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर सुनने वाले को, लिसनिंग करने वाले को, एक सेकेंड बेटा, अगर सुनने वाले को पहले ही पता है कि बात किस चीज़ की हो रही है, तो हम आर्टिकल ए और एन, अगर पहले ही पता हो तो द का, और अगर ना पता हो तो ए एन लगाते हैं। अब जब हमने कहा कि डेफिनेटली पता होना और ना पता होना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, इलेबोरेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम एक कमरे में बैठे हैं, और इस कमरे में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक आप और एक मैं। और इस कमरे में ये कमरा है, और इस कमरे में एक ही दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। मैंने आपको बोला कि बेटा दरवाज़ा खोल दो। जब मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो, तो इस कमरे में एक ही दरवाज़ा है, आपको पता है कि किस दरवाजे की बात हो रही है। सुनने वाले को पहले ही पता है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, भाई दरवाज़ा खोल दो। ये द लगाना ये बताता है कि जो मुझे सुन रहा है उसे पता है कि किस दरवाजे की बात हो रही है। पर अगर मान लो इसी कमरे में ये कमरा है और इसमें 5 दरवाजे हैं, तो मैंने कहा इन पांचों में से कोई भी खोल दो, तो फिर मैं द नहीं लगाता, क्योंकि आपको नहीं पता कि पर्टिकुलरली कौन सा खोलना है, कौन से दरवाजे की बात हो रही है। तो मैं कह दूंगा ओपन अ डोर। सुनने वाले को पहले से ही पता हो, सुनने वाले को, जैसे मैंने कहा बेटा ये इस बोर्ड को साफ कर दो, तो मैं कहता हूँ क्लीन द बोर्ड। क्लीन द बोर्ड, इसका मतलब सामने वाले को डेफिनेटली पता है, क्योंकि पूरे कमरे में एक ही बोर्ड है। मैंने कहा बेटा इस बोर्ड को साफ कर दो, तो क्लीन द बोर्ड। द क्यों आया? द इसलिए आया बेटा क्योंकि सुनने वाले को पहले ही पता है कि किस बोर्ड की बात हो रही है। तो जहां भी सुनने वाले को पहले ही पता हो, तो मैंने कहा क्लीन द बोर्ड। अब ये तो स्मार्ट बोर्ड है, लकड़ी का होता तो क्लीन होता। अब तो ये क्या होगा? मैंने कहा स्विच ऑन कर दो इसको, इस बोर्ड को स्विच ऑन कर दो, तो स्विच ऑन अ बोर्ड या द बोर्ड, द आएगा, क्योंकि जिसको भी मैं जो बात कह रहा हूं उसको पहले ही पता है। तो डेफिनेटली, डेफिनेट का मतलब होता है स्पीकर जिस चीज की बात कर रहा है, लिसनर को उस चीज का पहले से ही पता है, तो उसके लिए हम द लगाते हैं। और अगर नहीं पता है तो अ लगाते हैं। जैसे किताबों में कई तरीके के इसके नियम बना दिए गए, कोई नियम नहीं है बेटा, राइट। जैसे एक स्टोरी अगर मैं लिखूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा, मैंने कहा एक बार एक राजा था, तो वाक्य होगी, वाक्य की पहली लाइन होती थी वंस देयर वॉज ब्लैंक किंग। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं आ आएगा या द आएगा, तो आप सबके मन में आएगा आ आएगा, वो रटा हुआ है हमने। पर यहाँ पे अ क्यों आया, द क्यों नहीं आया? वंस देयर वॉज द किंग क्यों नहीं आया, अ किंग क्यों आया? क्योंकि आपको थोड़ी पता है, जब मैंने कहानी शुरू की है तो आपको थोड़ी पता है कि ये राजा की कहानी है, या क्या पता, मैंने कहा एक बार एक राजा था, क्या पता एक शेर होता, क्या पता एक कुत्ता, क्या एक बिल्ली, क्या पता दो बंदर होते। तो जिस चीज की कहानी है, लिसनर को नहीं पता है कि ये कहानी किस चीज की है। जब सुनने वाले को उसका नहीं पता है कि बात किसकी हो रही है, तो कहते वंस देयर वाज अ किंग। पर याद करो उसी स्टोरी में अगली लाइन जब किंग की बारी होती थी, तो हम कहते थे कि राजा की दो बेटियां थी। तो वहां पर मैं कहता हूं द किंग हैड, द किंग हैड टू डॉटर्स, राजा की दो बेटियां थी। द किंग हैड टू डॉटर्स, भाई राजा की दो बेटियां थी। एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग, और राजा की दो बेटियां थी, द किंग। यहां पे फिर किंग को द क्यों कहा? क्योंकि जब मैंने कहा एक बार, पहली बार बोल के बता दिया कि एक बार एक राजा था, तो पता लग गया आपको कि राजा था। जब उसी राजा की दोबारा बात की, तो द किंग इसलिए लगाया बेटा कि द किंग कहते ही पता लग गया कि किस राजा की बात हो रही है। द किंग हैड टू डॉटर्स, यहां पे उसका इंट्रोडक्शन हुआ, और यहां पे उसको जब दोबारा बता रहे हैं तो अब लिसनर को पता लग चुका है।
राइट। अच्छा, क्या होगा अगर हम हर बार अ कहते जाएं? तो मैं कहूंगा वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। अ किंग हैड टू डॉटर्स, एक राजा की दो बेटियां थी। अब ये दोनों अलग अलग हैं बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स। एक बार एक राजा था, फिर मैंने कहा अ किंग हैड टू डॉटर्स, अ किंग वाज वरीड, यानी कि यहाँ पे तीन सेंटेंसेस में तीन राजाओं की मैं बात कर चुका हूँ। अगर बार बार अ किंग कह रहा हूँ तो सुनने वाले को ये पता लग जाएगा, जो पढ़ा लिखा है उसे ये पता लग जाएगा कि हर बार एक नए राजा की बात हो रही है। वंस देयर वाज अ किंग हैड टू डॉटर्स, अ किंग वाज वरीड, यानी कि तीन राजाओं की बात हो चुकी है। पर जब मैं कहता हूँ वंस देयर वाज अ किंग, फिर मैं कहता हूँ द किंग हैड टू डॉटर्स, अब ये वही राजा है जिसका जिक्र हो रहा है, सुनने वाले को पहले से ही पता है द लगने से। राइट, द किंग वॉज वरीड, राजा की एक बार एक राजा था, राजा की दो बेटियां थी और राजा बहुत चिंतित था। तो अल्टीमेटली जब हम बताते हैं, सुनने वाले को पता है या नहीं पता है, इससे बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। जैसे मैंने कहा कि माई वन हैंड हैज अ मार्कर, अदर नहीं कहूंगा। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हाथ दो होते हैं, अदर इज एम्प्टी या द अदर, क्योंकि देखो ध्यान से एक हाथ है तो पहले ही सुनने वाले को अंडरस्टूड होता है, तो अदर के साथ हमेशा द आता है, द अदर इज एम्प्टी। द अदर इज एम्प्टी यानी कि जो दूसरा है, एक है तो दूसरा। जैसे मेरी बाइक के दो टायर हैं, तो एक में तो हवा है, एक ही हवा निकली हुई है, तो जिसमें हवा है ठीक है, वन इज ओके, बट अनदर, या जब मैं कहता हूं द अदर इज डिफ्लेटेड, द क्यों आया? क्योंकि हमें पता है बाइक में दो ही टायर होते हैं बेटा। तो जब सामने वाले को पहले ही किसी चीज का पता है तो हम द लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि सुनने वाले को, लिसनर को उस चीज का पता है, और इसका मतलब है कि नहीं पता है, पहली बार उसका जिक्र हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, आपका मुंह इस तरफ था, मेरा मुंह इस तरफ है, पार्क में एक बच्चा बैठा है, मैंने कहा एक लड़का बैठा है पार्क में, तो मैंने कहा देर इज अ बॉय सिटिंग इन द पार्क, आ क्यों लगाया? आपको नहीं पता है। इतनी देर में आपने मुंह मोड़ के देखा, आपने कहा अरे मैं तो इस लड़के को जानता हूं, तो आप क्या कहोगे? आई नो अ बॉय या आई नो द बॉय? तो आपने कहा सर आई नो द बॉय। बेसिकली ये ए और एन है, ये वन की वीक फॉर्म होती हैं। जब वन को वीक फॉर्म में कहते हैं तो ए और एन से कहते हैं, और जब दिस दैट दीज दोज को वीक फॉर्म में कहते हैं तो हम द से कहते हैं। राइट, जैसे यहां पे यही तो है, वंस देयर वाज अ किंग दैट किंग, अब दैट ना लिख के क्या लिख दिया? द। राइट, तो जब दिस दैट दीज दोज की वीक फॉर्म लगानी हो, दिस दैट दीज और दोज की वीक फॉर्म लगानी हो, तो उसको द से बता दिया जाता है। राइट, तो ये आर्टिकल है, थोड़ा सा इसमें एक बात और हम जान लें। डेफिनेट क्या, पहले बता दो डेफिनेट क्या, जिसमें लिसनर को पहले से ही पता हो। राइट, अब कोई नियम रटना नहीं पड़ेगा, देखो कि यहाँ पे ये आएगा ये आएगा। अब देखो जो बड़ी बड़ी चीजें जिनका सबको पता होता है, सबको पता है हिमालयास होते हैं, हिमालय पर्वत सबने सुना है तो द हिमालयास, रामायण गीता कुरान सबको पता है, इनका सबको नाम पता है तो द गीता द कुरान द बाइबल। जितने भी माउंटेन है, जितनी भी रिवर्स हैं, गंगा यमुना सरस्वती, सबने नाम सुना है तो द लगा देते हैं। सबको पता है कि दिशाएं चार हैं, राइट, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, तो द ईस्ट द नॉर्थ द वेस्ट। या तो वो दुनिया में एक ही है, जैसे इस कमरे में दरवाजे कितने? एक, तो ओपन द डोर। इस कमरे में दरवाजे कितने? एक, तो ओपन द डोर। ऐसे हिमालय कितना? एक। गीता कितनी? एक, द गीता। रामायण कितनी? एक। महाभारत कितनी? एक। कुरान कितनी? एक। ताजमहल कितने? एक। गंगा कितनी? एक। यमुना कितनी? एक। यानी कि ये बेटा दुनिया में एक है, तो अपने आप से मान लिया जाता है कि इतनी बड़ी चीजें इतना ज्यादा मायने रखती हैं, तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मान लिया जाता है कि पहले से ही सुनने वाले को पता है, और रटना कुछ नहीं पड़ेगा। गिनती की कुछ चीजों में बेहतरीन तरीके का एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। अब बात आती है ए और एन पे, थोड़ी सी और बात मैं करना चाहूंगा कि ए कहां पर और एन कहां पर। भाई कहां पे ए आएगा, कहां पे एन आएगा? दोनों वन की वीक फॉर्म है, इसका भी मतलब एक है और इसका भी मतलब एक है। किताबों में ये लिखा होता है, जैसे आपको मुझे भी पता है कि सर ए ई आई ओ यू जहां पे भी हो वहां पे जो है एन लगा देते हैं, और बाकी सारी चीजों के साथ जो एबीसीडी में बाकी जो अल्फाबेट हैं, राइट, बाकी जो अल्फाबेट हैं उनके साथ हम जो है ए लगा देते हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये कुछ नहीं है, इसको नहीं देखना है। हमेशा याद रखना ये जो एन है ना, इट स्टैंड्स फॉर, जो ए के बाद एन लगा होता है इसका मतलब है नेचुरल। ए का भी मतलब एक है, पर एन लगा के ये दिखाया जाता है कि जो साउंड है वो नेचुरल है। नेचुरल दो तरीके के साउंड होते हैं, एक आर्टिफिशियल साउंड होते हैं, एक नेचुरल साउंड होते हैं। ये वो साउंड है बेटा ए आई यू जिसे आप कह रहे हो, जिन्हें आप वॉवल साउंड्स कहते हैं, ये वो साउंड है जो आप लेकर पैदा हुए हो। बच्चे ने वो सीखे नहीं है। आप कभी देखना, स्वर और व्यंजन दो तरीके के साउंड होते हैं। स्वर वो साउंड है जो बच्चा लेकर पैदा हुआ है, दुनिया ने नहीं सिखाए। राइट, हर एक भाषा के व्यंजन अलग होते हैं, स्वर सबके सेम है। जैसे अ आ ई उ। आप कभी देखना, छोटा सा बच्चा बेशक से बोलना नहीं आया, पर वॉवल साउंड्स में वो बोलता है। छोटा बच्चा बैठा है, बैठे बैठे उसे जमाई आ गई तो कहता है आ साउंड आ रहा है। राइट, और बच्चे को हंसी आ रही है तो कह रहा है ई। राइट, अगर रोता भी है तो ओ और ए दो साउंड जोड़ देता है, और रोता कैसे है? ओए ओए। अब ये नेचुरल और नॉट नेचुरल क्या है, इस बात को थोड़ा समझना बेटा, याद रखना इस बात को कि दो तरीके के साउंड है। जब आप
कभी ध्यान देना, जब भी आप बोलते हो तो बाहर आती हुई सांस के साथ बोलते हो बेटा, अंदर आती हुई सांस के साथ बोलना असंभव है। आप जब भी बोलोगे तो हमेशा अंदर आती हुई सांस के साथ बोल के देखो, बोल नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा आप ऐसे करोगे तो बोलना है, रामना नहीं है। जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो बेटा सिंपल सी बात है, जब बोलने की कोशिश करेंगे तो बाहर आती हुई सांस के साथ बोलते हैं। जब बाहर आती हुई सांस के साथ हम बोलते हैं तो बेटा दो तरीके से जो एयर है वो बाहर आती है। एक तो ऐसा है कि हवा बिना ब्लॉक के बाहर आ जाती है, याद रखना, बिना ब्लॉक के। एन का मतलब ये भी हो सकता है कि नो ब्लॉक। ए या यू का तो काम मैंने हटा दिया, इसका कोई काम नहीं है। मैंने कह दिया कि यहां पे नो ब्लॉक और ए वहां पे आएगा जहां पे ब्लॉक है। अब इसको मैं प्रूव करता हूं कि ये कैसे होगा। जब भी आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉक लगेगा। अब जैसे मैंने बोला, मान लीजिए आपने बोला म, जब आपने म कहा तो आपके होठ ब्लॉक कर रहे हैं। बगैर होठ को ब्लॉक किए जरा बोल के देखो, म। एक ही साउंड बोलेगा, वोवल ही बोल सकता है बिना ब्लॉक के बेटा, म, होठ भिड़े। जैसे मैंने बोला ट, जब आपने ट बोला बेटा, आपकी टंग जो है वो ऊपर जाके ब्लॉक कर रही है मुंह पे, देखो बोलो ट, वो ब्लॉक ना लगे और ट साउंड क्रिएट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राइट? जितने भी साउंड ब्लॉक के साथ बोलते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला क, जब आप क कह रहे हो तो आपकी टंग का पिछला हिस्सा मुंह के पिछले हिस्से पे अंदर ब्लॉक लगा रहा है, बोलो क। शाबाश, बोल बोल के क्लास अटेंड करनी है बेटा, बोलो क। जब आपने क बोला तो देखो पीछे ब्लॉक लग रहा है। राइट? अगर वो ब्लॉक ना लगे तो क साउंड क्रिएट नहीं होगा। देखो क नहीं बोल सकता बेटा, आ ई उ ये बिना ब्लॉक के बोल सकते हैं। राइट? यानी कि अगर ब्लॉक के साथ है तो उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं, जहां पे हवा बाहर आती हुई सांस के साथ बोलते हैं। अगर हवा बिना ब्लॉक के, जैसे मैंने बोला अब हवा फेफड़े से सीधी मुंह से बाहर आ गई, मुंह में कहीं ब्लॉक नहीं है, बोलो देयर इज नो ब्लॉक। अब जरा बोलो ट, देयर इज ब्लॉक। जरा बोलो म, देयर इज ब्लॉक। बोलो क, देखो पीछे ब्लॉक लग रहा है। जैसे आ ई उ, कोई ब्लॉक नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ एयर है। यानी कि जब कोई ब्लॉक नहीं है तो हम एन लगा देते हैं, और जब ब्लॉक है। अच्छा, इनको मैंने नेचुरल क्यों कहा बेटा? छोटे छोटे बच्चे के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। आर्टिकुलेटर्स मतलब जिनसे हम साउंड क्रिएट करते हैं, दांत, टंग, लिप्स, इनकी मदद से, ये आर्टिकुलेटर्स हैं। उसके इतने आर्टिकुलेटर्स हार्ड नहीं होते। जैसे मैंने बोला ट, जब आपने ट बोला, देखो आपकी टंग कितना हार्ड ब्लॉक लगा रही है ऊपर। अब बच्चा इतना सॉफ्ट है बेचारा, वो इतना हार्ड ब्लॉक कैसे लगाएगा? उसकी टंग तो नीचे पड़ी रहती है। जब तक उसकी टंग में एक्सरसाइज नहीं होगी या फिर वो मसल्स मजबूत नहीं होगी, तब तक वो बोल ही नहीं सकता, वो सारे वोवल साउंड ही बोल सकता है। राइट? एक माँ की लोरी में देखना वोवल साउंड ही होते हैं। माँ की लोरी सुनाती है, सुलाता है, माँ सुलाती है तो बच्चों को कैसे सुलाती है? आ ओ ए। राइट? अब बच्चे को क ख ग घ सुलाने लोगो, बच्चा कहेगा क्या ड्रामा है भाई, क्या उत्पात है, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर कौन से हैं? वोवल साउंड्स, यानी कि बिना ब्लॉक वाले, नो ब्लॉक। जहां पे नो ब्लॉक है, ए और एन, याद रखना, वो साउंड्स जो हम लेकर पैदा हुए उनके साथ हम एन, जो कि बिना ब्लॉक के बोलते हैं, और जो हमने दुनिया ने सिखाए वो ए के साथ। एक मरते हुए व्यक्ति को देखें तो मरने से बेटा 2-3 दिन पहले व्यक्ति लौट जाता है कहाँ पे? वोवल साउंड पे ही लौट जाता है, वोवल साउंड पे लौट जाता है। कभी भी नेचुरल डेथ अगर हो रही है, कोई भी बुजुर्ग आदमी अगर शरीर छोड़ रहा है तो 2-3 दिन पहले वो बोलना बंद कर देता, पर फिर भी वोवल साउंड्स निकलती है। उसे कोई चीज़ चाहिए तो कहता है वो आर्टिकुलेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, टंग, टीथ, लिप, ये सब ब्लॉक करना बंद कर देते हैं बेटा। तो ये नेचुरल साउंड है, हम वोवल से वोवल में समा जाते हैं, बीच में कॉन्सोनेंट्स का शोर होता है। यानी कि बाकी सब ए आई यू से करना है तो वो करो, पर बहुत जगह धोखा होगा। राइट? हम ब्लॉक और बिना ब्लॉक से, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल साउंड, यानी कि जो प्राकृतिक साउंड है, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो साउंड्स अपने साथ एन लेते हैं। ए के साथ में एन क्या लगा है कि वो नेचुरल साउंड है, छोटा बच्चा भी जन्म से ही उसको बोल रहा है। और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, यानी कि बाकी ए आई यू के अलग आप कहना चाहो, या फिर जहां पे ब्लॉक ऑफ एयर है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि बताइए इसमें आप क्या लगाएंगे, जैसे पहला साउंड चेक करना है। अब जरा बोलो ओ। जब आपने बोला ओ, तो जो मैंने कहना कि ए कॉक्स, तो ओ में कोई ब्लॉक नहीं है बेटा, तो ए तो है, साथ में हमने ये पहचानना है, यहाँ पे ज्ञान की बात है, ये पहचानना कि पीछे साउंड नेचुरल है या नेचुरल नहीं है। जब मैंने देखा ओ तो मैंने पाया कि कहीं कोई ब्लॉक नहीं है, फेफड़े सीधी मुंह से हवा बाहर आ रही है। राइट? एक और तरीका है पहचानने का, जैसे अगर मुंह के आगे हाथ लगाएं, जरा बोले ओ, देयर इज नो गश ऑफ एयर। अब जरा बोलो ख, जब ख बोल रहे हैं तो ब्लॉक, हवा ब्लॉक होके हाथ पे झटके से मारती है, बोले ख, यानी कि इसका मतलब कहीं पहले साउंड ब्लॉक हुआ है, हवा ब्लॉक हुई है, तब झटके से बाहर हुई है। जब मैंने बोला कहीं कोई गश ऑफ एयर, यानी कि हाथ पे महसूस नहीं होता है, बोलो अब जरा बोलो ख। राइट? इसका मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट है कि हाँ देखो कहीं कोई ब्लॉक है, हवा ब्लॉक होती है तब बाहर आती है, में कोई ब्लॉक नहीं लगा। जब मैंने बोला ओ, और हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही महसूस होगा मुंह में, देखो ओ, कहीं कोई ब्लॉक नहीं है। जरा बोलो म, देखो होठ पे ब्लॉक लग रहा है। राइट? जब मैंने ओ बोला तो हमने पहचान लिया कि ओ जो साउंड है, या तो ऐसे पहचान लो ए आई यू, पर ये थोड़ा धोखा दे सकता है, कैसे बताऊंगा।
राइट। तो हमने ये पहचान लिया कि नेचुरल साउंड है, तो ए के बाद में एन लगा दिया, हमने कह दिया एन ऑक्स। तो ये ए के साथ में एन लगाना ये दिखा रहा है, ए के साथ में एन लगाना ये दिखा रहा है कि ये एक नेचुरल साउंड है। अच्छा, अगर इसी में ऑक्स के आगे मैं एफ लगा दूं तो वर्ड बन गया क्या? फॉक्स। अब जरा वर्ड बोलो फ, बोल के देखो, बोलो शाबाश, बोलो फ, फिर से बोलो फ। आपका दांत, ये दांत नीचे वाले होठ से ब्लॉक कर रहा है, बोलो फ। जब आपने फ बोला इसका मतलब हवा ब्लॉक होती है बेटा, फ के बोलते ही। अब ये एक लोमड़ी अगर है तो आ तो है, पर क्या ये नेचुरल है? जब मैंने फ बोला तो ये तो ब्लॉक होके आ रहा है साउंड, इसका मतलब अगर ब्लॉक है तो कोई एन नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो आ गया। जब नेचुरल है तो एन लगा दिया। तो वॉवल साउंड्स आर नेचुरल साउंड्स, उन्हीं को पहचान के एन लगाया जाता है बेटा, राइट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा मंकी। अब अगर आपको आर्टिकल लगाना है, ए लगाना है या एन लगाना है ये पूछा जाए तो हम जरा साउंड बोल के देखते हैं, बोलो म। तो होठ ने ब्लॉक किया, जब ब्लॉक किया तो क्या होगा? अ मंकी। पर जब हम एम एल ए लिखते हैं, एम एल ए, अब साउंड है पहले ए और फिर है म, तो इस साउंड को बोल के देखो, बोलो ए। जब आपने ए बोला तो बेटा देर इज नो ब्लॉक, कहीं कोई ब्लॉक नहीं है, तो ए तो लगा, साथ में जो ए साउंड है, म को मत पढ़ना, एम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये म साउंड है अपने आप में, यह है ए और म, तो इसमें दो साउंड है, तो पहला साउंड वॉवल है ए, तो जब आ लगाया तो साथ में नेचुरल साउंड भी है, तो क्या कह दिया? एन एम एल ए, राइट। जब मैं कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने कहा एग, एग, तो साउंड कौन सा है? ए। जब हमने ए देखा तो जब मैंने बोला ए तो देर इज नो ब्लॉक, मुंह में कहीं ब्लॉक महसूस नहीं होता। एक अंडा है तो अ तो लगाया, पर साथ में पहचान लिया कि ये नेचुरल है, तो क्या लगा दिया? एन एग, एक अंडा, एन एग। पर ऐसे ही अब देखना कैसे धोखा देता है, अगर आप पहचाने ना ब्लॉक और बिना ब्लॉक को। EURO PEAN, यूरोपियन। अब देखो ई साउंड आ रहा है, पर पहला साउंड क्या है? य, यूरोपियन। जब साउंड बोलता है बोलो य, बोले य, फिर से आपका टंग जो मिडिल पार्ट है वो मुंह के मिडिल पार्ट से ब्लॉक कर रहा है, जरा देखो, बोलो य, तो ब्लॉक हो रहा है। अगर टंग नीचे ही पड़ी रहे, यह साउंड क्रिएट नहीं होगा बेटा, ऊपर जाके टंग टच कर रही है यानी कि ब्लॉक हो रहा है, बोलो य। और य यूरोपियन जब हमने बोला तो अ यूरोपियन, जबकि वहां पे ई है बेटा। तो ऐसे कई बार धोखा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कह दूं हैन, तो ह साउंड है, बोलो ह, ह। अगर हवा झटके से आ रही है इसका मतलब देखो यहां पे ब्लॉक लग रहा है आपके वोकल कॉर्ड्स में, बोलो ह, ह। अच्छा, इसी में मैं अगर वर्ड लिख दूं ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, अब जरा साउंड देखो, साउंड आ रहा है बेटा, बोलो ओ, फिर से बोलो ओ, देर इज नो ब्लॉक, दोनों में एच दिखाई दे रहा है, पर यहां नेचुरल साउंड आ रहा है ऑनेस्ट मैन में, तो ए है साथ में क्या? एन, क्योंकि साउंड ओ है। और यहाँ पे जब मैंने बोला ह, जब मैं ह बोलता हूं तो यहां देखो भारीपन महसूस होता है, इसका मतलब वोकल कोर्ड्स में यहीं पे ब्लॉक लग जाता है, बोलो ह, ह, राइट। अब जरा बोलो ओ, ह में गश ऑफ एयर है, ओ में नहीं है, इसका मतलब पहले हवा रुकती है, ब्लॉक होती है, फिर झटके से बाहर आती है, किसमें? ह में, राइट। और ओ में बिल्कुल कोई आर्टिकुलर प्रेशर में नहीं आ रहा, यहां कोई प्रेशर नहीं है, जरा बोलो ओ। अब जरा बोलो ह बोलते हो तो यहां पहले ब्लॉक होता है, राइट। सो ब्लॉक और बिना ब्लॉक वाली बात है बेटा। तो अगर मैं कोई चीजें दूं बताइएगा क्या आएगा। जैसे मैंने कहा बॉय, तो साउंड है ब, तो क्या लगाओगे? शाबाश, आप कहोगे अब बॉय आएगा सर, राइट। आपने कहा सर अब बॉय आएगा। अच्छा, अगर कह दिया जाए वन आइड मैन, जिसको काना बोलते हैं, एक आंख से दिखने वाला, अब साउंड आ रहा है, देखो ओ है पर साउंड क्या है? व। जरा बोल के देखो, बोलो व। आपका जो होठ ये है व जब बोला आपने, आपके दांत और होठ ब्लॉक कर रहे हैं, जरा बोलो व, तो ब्लॉक हो रहा है बेटा। अब अगर पूछा जाए, देखो ए या यू धोखा देगा, अब आप बताओ क्या ये नेचुरल है या नहीं है? नेचुरल नहीं है, राइट, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है। बोले व देखते हैं तो आपका होठ और दांत ब्लॉक कर रहे हैं बेटा, इफ देर इज ब्लॉक एन नहीं आएगा, राइट। तो हमने कहा वन आइड मैन। तो अगर कोई चीज नेचुरल होती है, मतलब अगर आप ऐसे याद रखना चाहो, ए या यू से याद रखना चाहो, तो बेटा मर्जी है आपकी, पर मैंने कहा इक्का दुक्का बार दिक्कत हो सकती है, बाकी और तो फ्लो कर जाओगे। मैं तो कहूंगा ब्लॉक और बिना ब्लॉक से उसको पहचान लो कि नेचुरल साउंड है या नेचुरल साउंड नहीं है। इसके बाद बेटा ए और एन से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि द कहां पर आएगा। अब अगर द की बात करें बेटा, तो वैसे तो किताबों में मतलब हजारों चीजें दे रखी हैं जो आपको याद करने के लिए बोला जाता है कि इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ, कुछ नहीं, गिनती की कुछ बातें बेटा कराऊंगा,
उसके अलावा एग्जाम में बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, उसके अलावा आपको कुछ नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, बस वो बातें दिमाग में आप रख लीजिएगा, राइट। कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ बातें बताऊंगा, उसको बस दिमाग में रख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कोई भी क्वेश्चन बच जाए। जैसे पहली चीज जो बनेगी, पहला शॉर्टकट बन रहा है मरोजी एसटीडी। पहला क्या बन रहा है? मरोजी एसटीडी। तो हम एसटीडी को कह रहे हैं कि तुम मर जाओ, भाई कह रहे भी एसटीडी तुम्हारा जमाना खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो एसटीडी को बोला जा रहा है मरोजी एसटीडी, राइट। मतलब होता था ना पहले एसटीडी की दुकानें होती थी, और जब एसटीडी की दुकानें होती थी तो लोग फोन करने के लिए एसटीडी पे जाते थे, अब तो मोबाइल फोन आ गए, राइट। तो कहा जा रहा है मरोजी एसटीडी, एसटीडी को कह रहे हैं तुम मर जाओ, इनके साथ द आएगा ही आएगा। और दूसरा है बेटा एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, राइट। कहते सर ये याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे बेटा, या फिर हजारों बातें याद करोगे, इससे अच्छा गिनती की 7-8 बातें हैं, याद कर लीजिएगा। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ मतलब क्वेश्चन बनता है, इनके साथ द आता ही आता है। एम का मतलब है माउंटेन, अगर किसी माउंटेन का नेम है, किसी पर्वत का नाम है, तो पर्वत के नाम के साथ द जरूर आएगा। जैसे हिमालयाज होगा या द हिमालयाज, द हिमालयाज, राइट, द एल्प्स। तो जितने भी अगर हम पर्वतों की बात करें कोई भी हो तो अपने साथ द जरूर लेगा। अब पर्वतों पे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो जितने भी ग्लेशियर हैं बेटा, ग्लेशियर के साथ भी, जैसे सियाचिन है, राइट, जितने भी ग्लेशियर हैं उनके साथ भी द आता है। पर्वतों पे क्या पाई जाती है? ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर पिघलती हैं तो क्या बनते हैं? रिवर्स बनती हैं बेटा। तो जितने भी वाटर बॉडी हैं, तो रिवर की जितने भी नाम है, गंगा, जैसे मैंने कहा ना, पर्वत कितने हैं? एक। हिमालय कितना? एक, राइट। अगर हम बात करें कि भाई पर्वतों में जितने भी श्रृंखलाएं हैं या पर्वत श्रृंखलाएं, वो सारी की सारी कितनी है? एक है बेटा। जैसे एल्प्स पर्वत कितना है? एक। हिमालय कितना है? एक। तो जितने भी पर्वतों की श्रृंखला है, राइट, जैसे रॉकी माउंटेन, तो रॉकी कितना है? एक। तो जितने भी नाम है वो एक है। जैसे इस कमरे में दरवाजा कितना? एक। जैसे आप बैठे हो एक कमरे में, पापा ने कहा बेटा पंखा चला दो, उस कमरे में एक ही पंखा है, तो स्विच ऑन अ फैन या द फैन, तुरंत बिल्कुल सही द आएगा, क्योंकि उस कमरे में एक ही पंखा है। तो ऐसी एक। तो नदी बनेगी तो नदियां भी अपनी अपनी अलग अलग हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब क्या है? एक ही है। तो रिवर के नाम के साथ भी क्या आएगा? द आएगा। चाहे कोई नदी हो, कोई नहर हो, यानी कि कैनाल के नाम के साथ भी, अगर कोई कैनाल है, कैनाल माने नहर जो निकाली जाती है, उनके साथ भी द आएगा। देन नदियां कहाँ जाके गिर जाती हैं बेटा? ओशन में, OCEAN। जितने भी ओशन है, सागर है, समुद्र है, राइट, जितने भी ओशन है उनके साथ, ओशन है या सी है, सागर है या महासागर है, सबके साथ द आएगा। प्रशांत महासागर कितना? एक। अंध महासागर कितना? एक। अटलांटिक ओशन कितना? एक। तो द अटलांटिक, द पैसिफिक, हमेशा द इस्तेमाल करना है। जैसे ईस्ट कितना? एक। वेस्ट कितना? एक। पंखे कितने कमरे में? एक। तो वैसे ही वही बात चल रही है, द आएगा। देन जी स्टैंड्स फॉर बेटा गल्फ। जितनी भी खाड़ियां हैं, जितने भी गल्फ हैं, राइट, उनके साथ डेफिनेटली द आएगा। जैसे द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ अगर हम बात करें पर्शिया, तो जितनी भी गल्फ हैं बेटा, खाड़ी प्रदेश, उनके साथ द जरूर आएगा, क्योंकि ये अपने आप में भी, ये भी एक ही होती हैं। देन एस स्टैंड्स फॉर शिप। अगर गल्फ तक पहुंचना है, सारा तेल वहां पर है, तो हमें समुद्र को क्रॉस करना पड़ेगा, और समुद्र को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए? शिप चाहिए। तो जितने भी समुद्र में तैरने वाले जो जहाज हैं बड़े बड़े, उनका नाम द से बताया जाता है। द, जैसे द टाइटैनिक है ना, द टाइटैनिक है। द, मान लीजिए द ब्लैक पर्ल है, वो एक मूवी है। द विक्रमा, द INS विक्रमादित्य है। तो जितनी भी शिप है या फिर सबमरीन, जितनी भी पनडुब्बी हैं, अगर सबमरीन भी है तो भी उसे हम क्या कहेंगे? उसका भी नाम द से। जैसे द गाजा अटैक आता है, एक मूवी है द गाजा अटैक, पाकिस्तान की जो पनडुब्बी है, तो द गाजा। तो जितनी भी पनडुब्बियां हैं, राइट, और शिप हैं, उनके नाम के साथ, क्योंकि वो भी अपने आप में एक ही होता है नाम, राइट। इसके बाद टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेन। जितने भी ट्रेन्स के नाम हैं, शताब्दी नहीं होगा, द शताब्दी, द गरीब रथ, द हिमालयन क्वीन, द दोरंतो, जो भी नाम रखा जाएगा ट्रेन का, उसके साथ भी बेटा द आता है। फिर एक होता है बेटा डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, यानी कि दिशाएं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि दिशाएं, जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इसीलिए न्यूज शब्द के साथ हमेशा द आता है, क्योंकि दिशाओं के नाम है।
राइट। न्यूज जो स्पेलिंग बनी है उसका मतलब यही होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। द जरूर आएगा। क्यों द आएगा? क्योंकि ये दिशाओं के नाम है और दिशाओं के नाम डेफिनेट होते हैं। सबको पता है नॉर्थ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, तो सबको पता है। जैसे मैंने कहा दरवाजा खोल दो, आपको पता है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबको पता है। राइट। डायरेक्शंस के नाम के साथ द लगाना है बेटा। और डेजर्ट, मरुस्थल अगर कोई है, जैसे थार का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, गोबी का ठंडा मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, तो ये अपने आप में एक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कालाहारी, हम कहेंगे द कालाहारी, द सहारा। राइट। तो डेजर्ट के नाम के साथ क्या है शॉर्टकट? मरोजी एसटीडी। बार बार बोलना बेटा, याद हो जाएगा। मरोजी एसटीडी, मरोजी एसटीडी। राइट। और एनआरआई, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, आपने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? तो एन, एन स्टैंड्स फॉर अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम है बेटा। अब हिंदी में तो नहीं लगाते, जो हिंदी में न्यूज़पेपर्स के नाम है उनके साथ द नहीं लगाया जाता बेटा। जैसे दैनिक जागरण है तो दैनिक जागरण ही है। राइट। उसको दैनिक जागरण ही कहा जाता है। पंजाब केसरी है तो पंजाब केसरी कहा जाता है। तो न्यूज़पेपर्स के जितने भी नाम हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो डेफिनेटली उसके साथ द लगाया जाता है। तो न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली अपने साथ क्या लेते हैं? द लेते हैं। देन आर। जितनी भी रिलीजियस चीज़ें हैं बेटा, लिख लीजिएगा। जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे गीता है, कुरान है, रामायण है, ये अपने आप में एक ही तो होती हैं। राइट। अपने आप में एक होती हैं। जब एक ही होती है, जैसे दरवाज़ा एक तो ओपन द डोर, स्विच ऑन द फैन, राइट, क्लीन द बोर्ड, ब्रिंग द चेयर, वो चेयर लेके आओ यहाँ पे। तो ऐसे ही बेटा गीता कहते ही, अगर आपने गीता शब्द कहा तो ये किसी लड़की की बात होगी। जब आपने कहा द गीता, इसका मतलब दुनिया में एक ही है वो। राइट। उसी की कॉपी बिकती हैं। तो द भगवत गीता, द कुरान, आपको सर ये भगवत गीता तो बहुत सारी होती है, हमारे घर में एक, आपके घर में भी एक। नहीं बेटा, खोल के देखो तो अध्याय सेम है, कंटेंट सेम है, इसका मतलब सेम है चीज़ें। द गीता, द रामायण, द महाभारत। राइट। और जितने भी महान टेम्पल हैं धार्मिक, वो भी तो, जैसे अमरनाथ केव, तो द अमरनाथ केव आएगा। राइट। द वैष्णो देवी श्राइन आएगा, द मक्का आएगा, द मदीना आएगा। राइट। तो हमेशा धार्मिक चीज़ों के साथ हम द गोल्डन टेम्पल आएगा, हम क्या लगा देते हैं? द, क्योंकि महत्व की चीज़ें हैं। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंशन। जब भी कोई चीज़ इन्वेंट हुई होगी बेटा, आविष्कार हुआ होगा, तो एक ही चीज़ का तो हुआ होगा। जैसे इस कमरे में दरवाजा एक, तो एडिसन ने बल्ब बनाए तो दुनिया में 10 बल्ब एक साथ बनाए? आपने कहा नहीं सर, एक बनाए, फिर उसी के जैसे बने। जैसे भगवत गीता एक ही थी, उसी की कॉपीज आपके घर में रखी हुई हैं, तो इन्वेंशन भी तो एक है। तो हु इन्वेंटेड अ बल्ब या द बल्ब? द बल्ब आएगा डेफिनेटली। द इन्वेंशन अपने साथ द लेगा बेटा। देन एच फॉर जितनी भी हिस्टोरिकल थिंग्स हैं बेटा, जितनी भी हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, ऐतिहासिक, यानी कि जिनका नाम हिस्ट्री की बुक में आता है। अगर कोई चीज़ हिस्ट्री की बुक में दर्ज है, हिस्ट्री की किताब में दर्ज है, हिस्ट्री की बुक में जिस भी चीज़ का नाम आता है वो द लेगा अपने साथ। क्यों? अपने आप में एक घटना है वो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये द क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने आप में एक है। राइट। द 1857 रिवोल्ट, यानी कि 1857 की क्रांति, तो बेटा ये अपने आप में एक ही हुई। और इतिहास की बुक में जो भी पढ़ेगा उसके बारे में वो सेम पढ़ेगा, तो इतिहास बिल्कुल सेम है, वो एक ही है भारत का। कोई भी पढ़ेगा तो वो सेम पढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हिस्टोरिकल, यानी कि हिस्ट्री की बुक में जिस भी चीज़ का जिक्र है वो द जरूर लेगा। राइट। तो डेफिनेटली वहाँ पे द जरूर होगा जो भी हिस्ट्री में है, चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। राइट। जितने भी जैसे द वंश हैं, द गुप्त डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, द अशोक डायनेस्टी, द शुंग डायनेस्टी, इसका मतलब ये द क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप में एक है और डेफिनेट है, तभी तो हिस्ट्री की बुक्स में सब में सेम मिलता है। तो हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो अपने साथ द लेती हैं। देन पी, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेटा वो अपने आप में द लेती हैं, रटने की कोई बात नहीं। क्योंकि बीजेपी कितनी है? एक। कांग्रेस कितनी है? एक। आम आदमी पार्टी कितनी है? एक। डेफिनेटली एक है, आप अपने घर की नहीं बना सकते। जैसे दरवाजा एक, पंखा एक, हिमालय एक, नदी एक, ऐसे ही बीजेपी एक, तो क्या आएगा? द बीजेपी। बिल्कुल सही। द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, तो द क्यों लेता है पॉलिटिकल पार्टीज में? डेफिनेटली वो द लेता है बेटा। क्यों? क्योंकि एक, वही वही फंडा हर जगह काम कर रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा लिख लीजिएगा, सारे नोट्स बनाइएगा बेहतरीन तरीके से। जैसे बांसुरी है, वायलिन है, पियानो है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द आएगा, पर कब? म्यूजिकल, एम से है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एम से है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा। खासकर कब? जब या तो उन्हें सुना जा रहा है या फिर उन्हें बजाया जा रहा है।
जब उन्हें या तो लिसन किया जा रहा है या बजाया जा रहा है तो उनके साथ द आएगा। अब सुनना और बजाना, इस बात को समझना बेटा। आपने अगर एक गिटार को बजाना सीख लिया तो दुनिया के सारे गिटार आ गए। तो कितना सीखना है? एक। याद रखना बेटा, राइट। जैसे एक द गीता को पढ़ लिया तो दुनिया की सारी अपने आप समझ में आ जाती, चाहे वो किसी भी प्रांत में रखी गई हो, कैसी भी रखी गई हो। तो एक को समझना है। ऐसे ही एक को बजाना सुनना सीख लिया तो बात बन जाती है। तो जब उन्हें बजाया सुना जा रहा है सिर्फ तब द आता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गिटार है, तो यहां बजाया और सुना नहीं जा रहा है बेटा, तो मैं कहूंगा आई हैव अ गिटार। आई हैव अ गिटार, मेरे पास एक गिटार है। पर अगर मैं गिटार बजा रहा हूं, अगर मैं गिटार बजा रहा हूं तो वाक्य बनेगा आई एम प्लेइंग। अब अगर पूछा जाए अ गिटार आएगा या द गिटार आएगा? अब गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा? द गिटार। जब किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को याद रखने की बात है बेटा, याद कैसे रखेंगे? एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, राइट। मरोजी एसटीडी और एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? आई एम प्लेइंग द गिटार, मैं गिटार को बजा रहा हूं। आई एम प्लेइंग द गिटार, आई हैव अ गिटार। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब बजाया या सुना जाएगा सिर्फ तभी बेटा। देन पी स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर बेटा पार्ट्स ऑफ बॉडी। जितनी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं बेटा, उनके साथ द आता है हमेशा। कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी है तो अपने आप में आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो डेफिनेट होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं फिर ऊपर आ जाएंगे। पी स्टैंड्स फॉर पार्ट ऑफ बॉडी। एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? पहला कौन सा था? शाबाश, मरोजी एसटीडी। दूसरा एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? उसमें पी पे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे आपने कहा आई हैव पेन इन नी, या फिर नीज भी कहोगे, द आएगा बेटा क्योंकि ये पार्ट ऑफ बॉडी है। आई हैव पेन इन द नी, आई हैव पेन इन द नी। आप चाहो तो माई लगा सकते हो, उस वो भी चल जाएगा। माई भी डिटरमिनर का ही काम करेगा, डिटरमिन करवा देगा, भाई मेरे घुटने में है। आई हैव पेन इन माई नी या फिर द नी, दोनों में से कुछ भी लगा दो, पर लगाओ जरूर, राइट। तो पार्ट ऑफ बॉडी जितने भी हैं, जैसे अगर एक वाक्य एग्जाम का है, ही हैज कैंसर इन लंग्स, ही हैज कैंसर इन लंग्स, फेफड़ों में उसको कैंसर है। अब ये लंग्स हमें पता है कि पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर के अंदर है, और शरीर के अंदर है तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। या फिर आप चाहो तो ही के हिसाब से यहाँ पे हिज भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा दो, पर लगाओ जरूर। तो पार्ट ऑफ बॉडी के साथ बेटा डेफिनेटली आप आर्टिकल जरूर लगाओगे। ऐसा होगा नहीं कि पार्ट ऑफ बॉडी के साथ आर्टिकल ना हो। ही हैज कैंसर इन द लंग्स। एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों? पकड़ा गया क्यों? अब पी से हमने किया था पार्ट ऑफ बॉडी, बेटा पी से हमने किया था पार्ट ऑफ बॉडी। जी, पकड़ा गया क्यों? जी का मतलब है बेटा गो, और क्यू का मतलब है क्वालिटी। अगर आप कहीं पे जा रहे हो फॉर द प्राइमरी रीजन और द सेकेंडरी रीजन, अगर आप कहीं पे जा रहे हो फॉर द प्राइमरी रीजन और द सेकेंडरी रीजन, अगर आप प्राइमरी रीजन के लिए जा रहे हो तो फिर बेटा द कभी नहीं आएगा, पर अगर आप सेकेंडरी रीजन के लिए जा रहे हो तो द जरूर आएगा। इसका लेना देना रीजन से है बेटा, कि आपके जाने का रीजन क्या है। अगर रीजन प्राइमरी है तो द नहीं आएगा, और सेकेंडरी है तो द आएगा। मतलब सर इससे मतलब क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी से समझाता हूं। कोई मंदिर जाता है तो क्यों जाता है? आप कहोगे सर पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो फिर अगर आप मंदिर पूजा प्रार्थना के जा रहे हैं तो द नहीं आएगा, सीधा बोलोगे आई एम गोइंग टू टेम्पल। पर अगर कोई मंदिर जा रहा है चप्पल चोरी करने के लिए, जूते चोरी करने के लिए, या फिर चुगली निंदा करने के लिए, या फिर उसने मीटिंग पॉइंट बना रखा है भगवान से मिलने का नहीं, किसी और से मिलके आता है, तो बेटा गोइंग टू द टेम्पल हो जाएगा। जैसे ही टेम्पल का रीजन दूसरा हो जाएगा। हॉस्पिटल कोई कोई क्यों जाता है? कोई हॉस्पिटल जाता है तो बेटा क्यों जाता है? आपको सर इलाज कराने के लिए। पर अगर मान लो आपके पापा बीमार हो और आप उनका खाना लेके जा रहे हो, तो ये तो प्राइमरी रीजन नहीं है, तो आप गोइंग टू हॉस्पिटल नहीं बेटा, गोइंग टू द हॉस्पिटल बोलोगे, राइट। और अगर कोई बीमारी है तो बोलेगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। याद रखना, अगर मेरा बेटा बोलेगा और उसे रीजन क्लियर करना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने कहा माई सन इज गोइंग टू द स्कूल, माई सन इज गोइंग टू द स्कूल। क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देख लो बेटा। माई सन इज गोइंग टू द स्कूल फॉर स्टडिंग, वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। माई सन इज गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडिंग, भाई स्कूल में कमाल की बात है, पढ़ने के लिए ही तो जाया जाता है, राइट। फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए स्कूल जाया जाता है, तो यहाँ पे द का कोई काम नहीं है।
माई सन इज गोइंग टू स्कूल आएगा बेटा, द नहीं आएगा, क्योंकि रीजन कैसा है, प्राइमरी है, स्कूल है, पढ़ाई जाता है, तो प्राइमरी रीजन है बेटा। अब अगर मैं जा रहा हूं आई एम, अब आपको पता है कि मेरी उम्र और मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर मीटिंग माई सन्स टीचर, मैं अपने बेटे के टीचर से मिलने जा रहा हूं। तो ना तो मैं टीचर हूं, ये मैं अपने बेटे के टीचर से मिलने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहा हूं। एक होता है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीट होती है, तो पीटीएम पे आप जाते हो। अब पीटीएम, स्कूल जाने का प्राइमरी रीजन कभी भी पीटीएम नहीं है बेटा, स्कूल जाने का प्राइमरी रीजन पढ़ाई ही होता है। अब अगर मैं जा रहा हूँ स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली द आएगा बेटा, ऐसा हो नहीं सकता द ना आए। क्यों? क्योंकि जाने का जो रीजन है वो सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी रीजन के लिए लगाओगे, प्राथमिक रीजन के लिए, जैसे अगर आपने कहा आई एम इंजर्ड, मुझे चोट लगी है, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे द एरर है, पहले आपने क्लियर कर दिया, आप चोट लगी है और हॉस्पिटल जा रहे हो तो द नहीं आएगा। एक आपने कहा कि आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड, ही इज इल, वो बीमार है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, नहीं, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल होगा बेटा उस केस में। तो अगर जाने का रीजन प्राइमरी है तो द नहीं आएगा, और अगर रीजन सेकेंडरी है वहां जाने का तो वो डेफिनेटली द लेगा, और वो द इंडिकेट कर देता है कि रीजन सेकेंडरी है। अब अगली बात आती है बेटा क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी किसी दूसरे व्यक्ति से एग्जैक्टली मैच करती है, व्हेन क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एग्जैक्टली मैचेस विद द क्वालिटी ऑफ द अदर पर्सन, वो अपने साथ हमेशा द लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि भाई मैं अपने माँ बाप के पैर दबाता हूँ। अब आज आप मेरे बेटे ने संवेदन ने देख लिया कि आज तो पापा बीमार हैं, पैर नहीं दबा पाएंगे, तो मैं लेटा हुआ हूँ बुखार में, तो वो जाता है अपनी दादी को कहता है कि दादी लाओ, और दादी के पैर दबाने लग जाता है, राइट। तो उसकी दादी कहती है नहीं नहीं नहीं, रहने दे बेटा, रहने दे। तो ध्यान से देखना बेटा, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आज पापा नहीं दबाएंगे तो मैं दबाऊंगा, तो मतलब मैं नहीं दबाऊंगा, तो दादी मैं, यानी कि पापा नहीं दबा सकते तो मैं दबाऊंगा, तो संवेदन दबाने लगा। तो उसके दादाजी देखकर कहते हैं कि देखो दूसरा अजय है। सॉरी, वेल, so I'm going to hospital for meeting my son's teacher, I'm going to school for meeting my son's teacher। ये खैर हम उसकी बात कर रहे थे क्वालिटी की, राइट। तो वापस आ जाते हैं। तो अब उसे देख के जब अपनी दादी के पैर दबा रहा है, तो मेरे पिताजी यानी कि उसके दादा उसे देख के कहते हैं कि देखो संवेदन दूसरा अजय है। दूसरा अजय है, क्या आप ये कह सकते हो संवेदन इज अजय? संवेदन इज अजय ये नहीं हो सकता बेटा। कहते भी देख दूसरा अजय है, संवेदन इज अजय, ये तो गलत हो गया। संवेदन संवेदन है, अजय अजय है, ये नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर मैं कहूँ संवेदन इज अ स्टूडेंट, हाँ संवेदन स्टूडेंट है। संवेदन इज माई सन, हाँ वो बेटा भी है। पर संवेदन अजय है, ये तो दोनों अलग अलग आदमी है बेटा। तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि संवेदन में अजय जैसी क्वालिटी है, तो कहा जाता है संवेदन इज द अजय। और द लगने से मतलब आप ये दिखा रहे हो कि उसके अंदर वैसी ही क्वालिटी है। जैसे अगर कहा जाए विराट इज सचिन तेंदुलकर, आपको खुद लगेगा अजीब है ये वाक्य। विराट इज सचिन तेंदुलकर, जो विराट है वो सचिन तेंदुलकर है। तो क्या ये सच है विराट सचिन तेंदुलकर है? आपको नहीं सर, विराट विराट है, सचिन तेंदुलकर सचिन, दोनों अलग आदमी हैं। पर हाँ, विराट के अंदर कहते हैं सचिन जैसी क्वालिटीज हैं। तो मैं क्या करूं ये दिखाने के लिए कि उसमें वैसी ही क्वालिटीज हैं। द सचिन का मतलब हो गया ये उसके अंदर वैसी ही विशेषता है। ये लिंकिंग वर्ब है ना, देखो, तो लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव बन गया ना बेटा, ये विशेषता बन गया। तो विराट इज द सचिन तेंदुलकर का मतलब है विराट की विशेषता है कि उसके अंदर सचिन जैसी ही विशेषताएं हैं। तो जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जैसा ही बताया जाए, कहते भाई साहब वो पक्का हिटलर है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हितेश इज हिटलर। अब आपको पता है भैया हिटलर हिटलर था, हितेश इज हिटलर नहीं हो सकता। आप कह सकते हो हितेश इज द हिटलर। तो जब उसको किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी के आधार पर बताया जाए कि हाँ भी देखो ये ऐसा है, हितेश इज द हिटलर, तो द क्यों लगा? क्योंकि वैसी क्वालिटी उसके अंदर है। नेक्स्ट बेटा, यहां से आगे चलते हैं। अगर कभी इनर रोल ऑफ अ पर्सन बताना हो,
इनर रोल ऑफ अ पर्सन, लिख लीजिएगा। इनर रोल ऑफ अ पर्सन अगर बताना हो, किसी व्यक्ति के अंदर का रोल अगर बताना हो, तो बेटा द जरूर आता है। इनर रोल ऑफ अ पर्सन के साथ द जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि द ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर का टीचर, मेरे अंदर का, अब मेरे अंदर मैं टाइम एंड टेंस में बताता हूँ ना, एक व्यक्ति बहुत सारे रूप लिए हुए होता है, कि उसके अंदर बेटा भी है, उसके अंदर भाई भी है, उसके अंदर दोस्त भी है, राइट, उसके अंदर फादर भी है, सारी चीजें हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर के रोल की जब बात करते हैं तो वो द जरूर लेता है बेटा। जैसे अगर मैं कहूं टीचर इन मी, टीचर इन मी, इसका मतलब मेरे अंदर का टीचर ना, क्या आ जाएगा, द टीचर इन मी। मेरे अंदर का स्टूडेंट, तो कहा जाएगा क्या, स्टूडेंट इन मी, या स्टूडेंट इन यू, नहीं, क्या कहा जाएगा, द स्टूडेंट इन यू। तो जब भी इनर रोल ऑफ अ पर्सन की बात करेंगे, जैसे उसके अंदर का क्रिकेटर, जैसे सचिन जब अपने जीवन का आखिरी मैच खेलने के लिए जा रहे थे, आज तक ग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समय बिताया, तो आज अपने जीवन का आखिरी मैच खेलने जा रहे हैं, तो सचिन ने जैसे ही ग्राउंड में एंट्री की तो वो रोने लगे, भावुक हो गए, आंखों में पानी आ गया। तो क्या सचिन के अंदर का बेटा रोया, भाई रोया, दोस्त रोया, पड़ोसी रोया, नहीं, आप कहते सर उनके अंदर का क्रिकेटर। तो क्या कहूं, क्रिकेटर इन सचिन या द क्रिकेटर इन सचिन, शाबाश, द क्रिकेटर इन सचिन स्टार्टेड वीपिंग, सचिन के अंदर का क्रिकेटर जो है वो रोने लगा, स्टार्टेड वीपिंग, सचिन के अंदर का जो क्रिकेटर है वो रोने लगा, स्टार्टेड वीपिंग। इसके बाद बेटा अगर कोई चीज नाउन ऑफ नाउन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज नाउन ऑफ नाउन है तो उससे पहले द जरूर आएगा, यानी कि अगर कोई चीज की चीज है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इस पेन का कलर, इस पेन का टॉप, इस पेन का बॉटम, इस पेन की कीमत, इस पेन का की ग्रिप, राइट, तो इस पेन की लुक, पेन की जो भी, जैसे मैंने कहा इस पंखे की स्पीड, इस पंखे की हवा, इस पंखे का कलर, इस पंखे की कीमत, इस गाड़ी की एवरेज, इस गाड़ी के टायर, इस गाड़ी की स्टीयरिंग, इस गाड़ी का गियर, इस गाड़ी का दरवाजा, इस गाड़ी के शीशे, गाड़ी की किसी भी चीज, जब चीज की चीज की बात करेंगे तो आप द जरूर लगाएंगे बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेग्स ऑफ टेबल, यानी कि टेबल की टांगे, चीज की चीज, द जरूर आएगा बेटा, हम कहेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। अगर कहा जाए कि इस किताब के क्वेश्चंस, तो क्या बोलूं, क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, नहीं, क्या आ जाएगा, द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, इस बुक के क्वेश्चंस। तो जब चीज की चीज होती है बेटा तो द जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि द ना आए, द जरूर आएगा, द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक। तो जब चीज की चीज होती है तो द जरूर आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि द ना आए, राइट। जब भी चीज की चीज, जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड, तो स्पीड ऑफ माई कार, जैसे स्पीड ऑफ लाइट या द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द क्यों आया, लाइट की स्पीड, चीज की चीज है बेटा, चीज, ये चीज की चीज है, लाइट की स्पीड, तो डेफिनेटली द आएगा बेटा। तो अगर कोई चीज की चीज है तो डेफिनेटली वो अपने साथ क्या लेता है, वो द जरूर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके साथ द ना आए बेटा, राइट। इसके बाद ये रहे बेटा आपके द के, एक मैंने कहा कौन सा शॉर्टकट है, मरोजी एसटीडी, एक मैंने कहा एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों। सबसे पहली बात हमने ये जाना कि आर्टिकल दो तरीके की किताबों में बताए गए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं बेटा जिसमें सुनने वाले को पहले ही पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो द लगा दिया जाता है। और इनडेफिनेट वो होता है सुनने वाले को नहीं पता, ए एन इसलिए लगा दिया जाता है। और ए कहाँ पर आता है, वहाँ पर जहाँ पर मतलब आप आपके तरीके से बात करें तो एन वहाँ पर जहाँ ए आई यू हो, और बाकी सबके साथ हम ए लगा देते हैं। पर मैंने कहा प्रैक्टिकल तरीका ये है, ए के बाद एन इसलिए लगाया जाता है ये बताने के लिए कि पीछे नेचुरल साउंड है, और नेचुरल साउंड वो होते हैं जो बिना ब्लॉक ऑफ एयर बोलते हैं बेटा, फेफड़े से सीधी हवा बाहर आई और साउंड निकल गया, जैसे अ आ ई उ ये सब के अंदर होते हैं। एक अंग्रेज भी बच्चा पैदा होगा या ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में कहीं भी कोई पैदा होगा तो वो यही साउंड बोलेगा जो बच्चा हमारे यहाँ बोलता है। बच्चा ऐसे ही रोएगा जैसे हमारे यहाँ रोता है, ओए ओए करके, राइट। वही वॉवल साउंड होते हैं, वो सब बच्चों के अंदर होते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट्स भाषाओं के अलग है, इसलिए हम अलग अलग बोलते प्रतीत होते हैं। कॉन्सोनेंट वो साउंड है जो कहीं ब्लॉक ऑफ एयर से बोलते हैं, और फ्री फ्लो ऑफ एयर है, नो ब्लॉक है तो नेचुरल साउंड कहा जाता है, उसके साथ एन लगा दिया जाता है। फिर द की बात हमने की, ए एन की बात की, फिर द के साथ मैंने कहा बेटा किताबों में कितना भी माथा मार लो, उससे मैंने क्रीम निकाल रखी है, उस क्रीम में पहले हमने क्या किया,
मरोजी एसटीडी, फिर हमने किया एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों। इसके आगे की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, उस क्लास को गलती से भी मिस मत कीजिएगा, वो क्लास बहुत जरूरी है। उसके आगे मैं आपसे बात करूंगा हताश क्यों है रहे, एमपी में एमआरएफ, रोड पर एसडीएम है, रोड पर कितनी टीवीएस, एक स्कैम। अगर ये सारी बातें आप जान गए जो मैंने अभी बोली, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, इन सारी बातों को समझते ही सारी की सारी बातें आपकी आर्टिकल्स की क्लियर हो जाएंगी। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। और इस क्लास को आप कितनी भी बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से उसको रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू बेटा, थैंक यू।